हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, देखिए परेशानियां आती हैं, पर हमेशा बढ़िया रहिए, कूल रहिए, स्वस्थ रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आप लोग जानते हैं, समझ भी गए होंगे कि ये सीरीज किससे संबंधित है। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी से संबंधित भ्रम और भ्रांतियों को लेकर हम एक सीरीज चला रहे हैं। उसी पर आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम कहते हैं आंसर राइटिंग। क्योंकि अल्टीमेट हम कितना भी पढ़ लें, हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, पर अगर हम उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, वो भी लिखने के माध्यम से, तब वो व्यर्थ रहता है। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात आंसर राइटिंग के कुछ की पॉइंट्स आपको बताएंगे। उस पर ही चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके की आंसर राइटिंग हमारी यूपीएससी के लिए होनी चाहिए, क्या क्वालिटी अपने अंदर ढालनी चाहिए जिससे हमारी आंसर राइटिंग बेहतर हो। आज हम मोहित जी से चर्चा करने वाले हैं कि सर ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए शुरुआत में आंसर राइटिंग की। जब अगर किसी एस्पिरेंट को शुरुआत करनी हो, तब क्या चीज़ें वो अपने अंदर इंक्लूड करें। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ना एक टॉपिक पे ना बात करते हुए अंदर से अच्छा लग रहा है कि किसी बच्चे का सवाल भी था कि सर आंसर राइटिंग जो है उस पर कुछ वीडियो बनाइए आप। देखिए, हम इस पर वीडियो बनाते लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन कोई बात नहीं, किसी की रिक्वायरमेंट आई कि पहले बनाने की, तो हम पहले बना दे रहे हैं। लेकिन सबसे मैडम का अच्छा सवाल ये है कि किस तरीके से लिखें हम सवाल, आंसर किस तरीके से लिखें सवाल का कि यूपीएससी के लायक बनाया जा सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं हमेशा। सिविल सर्विस की जब तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी होती है हमें। और जब एनसीईआरटी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो हमें सोल्व करने चाहिए शुरुआत में। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है कि हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि वो इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े थोड़े, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें भर दिया कॉपी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो शुरुआत में अगर पहला पॉइंट अगर हम कहें कि हम शुरुआत किस तरीके से करें कि एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन पेपर होते हैं चैप्टर वाइज, उनको सोल्व करने की शुरुआत करें। और उसके बाद अगर हम बात करें उनका आकलन करें, अगर हम उसके बाद बात करें तो उनका आकलन करें, एक बार पढ़ें कि क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, और उसमें रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये तो शुरुआती दौर है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। हम जानना चाहें कि अगर हमने एक बात कही इसमें कि हमने आंसर तो लिख लिया, एनसीईआरटी से हमने शुरुआत कर दी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ करिश्मा मैम कि किस तरीके से आकलन करें, सेल्फ इवेल्युएट कैसे करें कि हाँ मेरा आंसर ठीक है, इस तरीके से हम कैसे बात करें। बिल्कुल सही है सर। देखिए, सर का पूछना सही है कि हमने आंसर तो लिख लिया है। शुरुआत में जब आप शुरुआत करें ना, देखिए ना तो कोई टाइमिंग की डिस्कशन रखिए कि भाई इतना टाइम है, इतनी चीज़ें हैं, नहीं। आप फ्रैंकली बैठ जाइए, टाइमर सेट मत कीजिए, आराम से लिखना शुरुआत कीजिए। थोड़ा बहुत आप कहते हैं नकल भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि शुरुआत में हम लिखना सीख रहे हैं। एक दिन में परफेक्ट लिख देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु धीरे 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 उसमें कमी कीजिए। टाइम सेट करना शुरू कीजिए, आफ्टर दैट नकल करना भी कम कीजिए। अब बात आती है कि हम कैसे आकलन करें। देखिए, हर टॉपिक की अपनी एक मांग होती है। आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ने के बाद उसका दूसरा तुरंत क्या स्टेप होता है, उसको समझना कि इस एग्जामिनर की मांग क्या है। अल्टीमेट वो किसी चीज़ की विशेषताएं पूछ रहा है, आप कुछ और ही लिखे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। आप क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए जिस पर आपको चर्चा करनी है, जिस पे आपको सारी बातें लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन है सभी के बारे में पूरा लिखते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने बहुत पढ़ा है और आप इमोशनली उसमें बहे जा रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। नहीं, एक समय सीमा तय कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरे आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे होगी और उसका समापन कैसे होगा। एक लयबद्धता होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में, शुरू से लेके लास्ट तक, और किस चीज को कितना लिखना है बिना किसी रिपीटेशन के, साथ ही साथ किस चीज को कितना लिखना है, किस बारे में हमें कितना लिखना है। हो सकता है कि कुछ बातें हमें सिर्फ 2 से 4 लाइन में समाप्त करनी हो और कुछ चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना हो, यानी कि 10 से 12 पॉइंट जो हमारा की पॉइंट है। तो ये चीज़ें आपको अपनी हिसाब से पता होनी चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ये हमें पता कैसे चलेगा। पता ऐसे चलेगा जब आप बैक ईयर के पेपर देखेंगे और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या होता है, विवेचना क्या होती है, समालोचना क्या होती है, व्याख्या करना किसे कहते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं।
आपको फिर मैं आपको ये कहती हूँ कि इमोशनल होके नहीं कि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध या फिर अकबर का काल, मुगल काल बहुत अच्छे से पढ़ रहा है है तो मैं इमोशनल होके लिखे ही जा रहा हूँ, लिखे ही जा रहा हूँ, लिखे ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो वाला आपका जो एकेडमिक एजुकेशन का एग्ज़ाम है ना रिटन, वो नहीं है कि पन्ने भरने और नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कम समय सीमा है, कम शब्दों में आपको ज़्यादा बात कहनी है, और इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होना। जितना एग्जामिनर ने आपसे पूछा है उतनी ही बातें लिखनी है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि किस शब्द की व्याख्या कितने शब्दों में, यानी कि अगर हमसे कुछ छोटा सा मान लीजिए हमसे संघवाद की विशेषताएं पूछी हैं, तो पहला हमें थोड़ा सा संघवाद बताना है 2 से 3 लाइन में। उसके बाद उस पर की विशेषताओं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देखना है, यानी कि उसके बारे में हमें 10 से 20 पॉइंट लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हम एक पूरा पन्ना संघवाद के बारे में लिखे जा रहे हैं और फिर शुरुआत कर रहे हैं उसकी विशेषता के बारे में लिख ही ना पाए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने आंसर राइटिंग में ढालनी चाहिए, और कुछ चर्चा परिचर्चा जो आप बच्चों से करना चाहें, बताना चाहें कुछ इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने भी चर्चा के दौरान ये बताया कि हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है। देखिए मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही कि भावना के रूप में नहीं बनाया हमें, कि क्वेश्चन हम पढ़ते तो हैं, एक तो जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, और फिर उसके बाद से वो लिखना शुरू करते हैं जो हमें आता है, वो नहीं लिखते हैं जो क्वेश्चन डिमांड करता है, हम वो नहीं लिख पाते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे ध्यान देना है बात पे, ये देना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है, ना कि अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखना। अब मान के चले कुछ ऐसी चीज़ पूछ रहा है कि मैंने संघवाद के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करी, अब संघवाद की विशेषताएं बतानी है, ना कि पूरा संघवाद के बारे में डिस्कस करना है हमें। अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं। देखिए एक तो बनता है एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और एक बनता है एनालाइज के बेसिस पे, कि हमें एक एनालाइज करना पड़ता है, या फिर एक इस बेसिस पे बनता है कि हम इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है उसमें। इन्फॉर्मेशन का मतलब नॉलेज, कि हमें नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वो एनालाइज करने के ऊपर है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 2019 के मेंस पेपर में आया था, जीएस पेपर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, क्या वो एक दिन की हुई घटना थी, या फिर जो 100 वर्षों में या 150 वर्षों में ब्रिटिश शासन का जो छोटे मोटे विद्रोह किए थे लोगों ने, किसानों ने, जनता ने जो विद्रोह किए थे, उसका एक चरमोत्कर्ष का मतलब कि चरम सीमा पर आ गया था, वो उसका एक परिणाम था। तो उसके बारे में हमें सुस्पष्ट करना है, ना कि हमें 1857 का विद्रोह लेके बैठ जाएं कि कानपुर से कौन था और मेरठ से कौन था, दिल्ली से कौन था, ये सब नहीं बात करनी है हमें बात करनी है बिल्कुल। तो सर का कहने का तात्पर्य है कि आप ना क्वेश्चन को समझिए, प्लीज़ समझिए, क्योंकि मैं आपको एक और माइनस पॉइंट आप शायद कह सकते हैं या मान सकते हैं। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, जो उनका आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ना हिंदी लैंग्वेज का, वो बड़ा जटिल होता है। बिल्कुल, जो ट्रांसलेट होता है, बिल्कुल हाँ, सही वो कह रहे हैं। ट्रांसलेशन बड़ा जटिल होता है, पता नहीं कहाँ से होता है, ये तो हमें भी नहीं पता, पर वो जटिल होता है। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको जो चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ सकें, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में, तो दोनों लैंग्वेज को देख के ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल, ये बात मैम आपने बिल्कुल सही कही कि अगर हम एक भाषा में समझ नहीं पाते हैं तो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई पैसा भी नहीं लगना है उसका कि इंग्लिश में क्यों देखा आपने। देखिए जैसे कि मैंने पहला बताया कि क्वेश्चन 2 इस बिहाफ पे बनते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, एक एनालिसिस के बिहाफ पे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताया कि 1857 का जो विद्रोह के बारे में, ये था इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस आपको अपने नॉलेज के हिसाब से इसको स्पष्ट करना है कि ऐसा हुआ था। अब एक क्वेश्चन बनता है एनालाइज के हिसाब से, वो सेल्फ नॉलेज के हिसाब से बनता है वो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊं कि जीएस पेपर थर्ड का 2019 में मेंस में पूछा था क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? आप अपने तर्कों को समर्थन के कारण दीजिए। देखिए क्या आप इससे सहमत हैं? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या हम इससे सहमत है कि जो भारत में इस जीडीपी ग्रोथ स्थायी रूप से हो रही है और मंदी जो है वो कम है, महंगाई नहीं हो रही ज़्यादा, क्या इससे हम सहमत हैं?
और अगर सहमत है तो इसके तर्कों का कारण दीजिए हमें, और अगर असहमत है तो उसके कारण दीजिए। अब यहाँ पे सेल्फ एनालाइज करना है। अगर हमें नॉलेज होगी अच्छी तो हम एनालाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, हमें इससे रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। देखिए, हमें ये नहीं पढ़ना है कि जीडीपी की फुल फॉर्म लिखने चल जाए, जीडीपी के बारे में लिखने पड़ जाए, मुद्रास्फीति के बारे में लिखने बैठ जाए, नहीं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा हमें करंट सिनेरियो देखना पड़ेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। अगर देखिए करिश्मा में मैंने तो अपनी बात कह दी, अगर मैं आपसे जान पाऊँ कि हम आंसर लिखने से पहले क्या दिखे अपने आप में, क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल सही बात है आपने पूछी है सर कि आंसर राइटिंग की पहले तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई सीख के नहीं आता। जिन्होंने अच्छे राइटिंग स्किल अपनाई या फिर जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए वो भी सीख के नहीं आए थे। सीखा कैसे था? प्रैक्टिस के माध्यम से। अब वो प्रैक्टिस आप करेंगे कैसे? जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है आप उसको उठाइए, उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट्स देखिए और उसको कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए निष्कर्ष के साथ, अर्थात उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए। आप बैक ईयर के पेपर ले लीजिए, उसमें से देखिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आता है, कैसे एग्जामिनर पूछता है। तो आप वो जो टॉपिक आपने लिया है उसको भी ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए। उसके बाद या फिर आप कोई एक कीवर्ड डाल दीजिए उसमें, जैसे समालोचनात्मक, विवेचना। फिर देखिए कि क्या मैंने सही लिखा है, इसके हिसाब से क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या चीज़ कमी रह गई। आप एक बार लिखेंगे, मैं कहती हूँ 100% कमी है, 100% कमी है, बट आप सेकंड से थर्ड टाइम लिखेंगे तो शायद वो कमी आपकी 80% हो, उसके बाद 40-50 ऐसे ही रेशियो रहेगा। और फिर एक दिन आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लिख सकेंगे। क्योंकि आप सोचें कि डायरेक्ट आप एग्जाम रूम में जाके प्रदर्शन करेंगे अपना, मैं अपनी सारी कला वहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ घबराहट होगी, बिल्कुल वहाँ घबराहट होगी आपको। मैं तो आपको एक और प्लस पॉइंट देना चाहूँगी कि आप जिस पेन को लेकर, पेन समझते हैं ना जिससे हम लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, देखिए मेरे सामने एक पेन ही है ये। आप जो भी पेन आपको ऐसा लगता है आपने शुरू से लिखने के लिए प्रयोग किया है, प्रैक्टिस के लिए, उस पेन की आदत पड़ चुकी है आपके हाथ को भी। आप कहते हैं शायद किसी को ये फालतू लगे, पर मैं बहुत एक टेक्निक वाली चीज़ बता रही हूँ आपको कि इस पेन को आप उसी पेन को, वो ही पेन आप उसी तरीके के, कि जो कंपनी आप यूज़ करते हैं उसी पेन को आप एग्जामिनर रूम में भी उसी कंपनी के पेन को, क्यों? क्योंकि उस पेन को और उसको, आपके हाथ को, उस पेन को आदत पड़ चुकी होगी। वो पेन से आप, नहीं तो कभी आप ये करके देखिएगा कि आप कोई नया पेन लीजिएगा जिसको आपने कभी यूज़ नहीं किया, और अपना पुराना पेन लीजिएगा जिस कंपनी के पेन को आप यूज़ करते थे, बशर्ते आप बेहतर लिख पाएंगे जिसको आप यूज़ करते थे। तो एक छोटी सी टेक्निक तो मैंने आपसे यहाँ पे ये शेयर कर दी कि पेन जिससे आपको भविष्य में आंसर राइटिंग करनी हो, ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक से दो पेन पर आप प्रैक्टिस चालू रखिएगा, उसी पेन को ले जाइएगा जब आप वहाँ पर जाएं। तो ये साइंटिफिक और टेक्निक वाली बात हो गई। बिल्कुल, दिमाग का टेम्परामेंट भी इस तरीका हो जाएगा तो ढल जाएगा, वो ढल जाएगा, हमारा हाथ भी, हमारा दिमाग भी, और वो खुद लिखता जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि शायद हम बस लिखते जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, आप ना एग्जामिनर के पास आप नहीं बैठे हैं, आप नहीं गए हैं वहाँ पर आपका जो आप कह सकते हैं आपको जो पेश कर रहा है, वहाँ पे जो आपको प्रेजेंट कर रहा है ना, वो है आपकी आंसर राइटिंग की कॉपी। बिल्कुल। एग्जामिनर आपको जानता ही नहीं आप कौन है, कहाँ से हैं, आप विधायक के बेटे हैं या फिर नॉर्मल आदमी के बेटे हैं या फिर रिक्शा चालक के बेटे हैं या एक मिडिल क्लास पर्सन है, कितने सुंदर हैं या फिर कितने गोरे चिट्टे हैं, नहीं। जो आपको वहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, जो आपका पक्ष रख रखा है, वो है आपकी आंसर राइटिंग कॉपी। जी बिल्कुल। तो वो प्रभावशाली होनी चाहिए देखने में। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सुंदर सजा के लिखिए, क्योंकि अति भी मत कीजिएगा सजाने की, पता चला टाइम ही एक दो क्वेश्चन परंतु इतनी होनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग कि समझ में आए सामने वाले को, ऐसा ना लगे वो देख के बोर हो जाए कि यार क्या देखूं। ऐसी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। क्यों? आकर्षण देके कि पता नहीं इसने क्या बातें लिखी है। वरना जर्नल, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपने कभी छोटे बच्चे को भी पढ़ाया होगा या फिर आप ट्यूशन देते होंगे या फिर यूपीएससी के जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, जैसे अपनी फाइनेंशियली चीज़ें ठीक करने के लिए ट्यूशन वगैरह देते हैं।
तब आप अगर 10 बच्चे को पढ़ाते हैं, देखिए मैं रियलिटी वाली बात कर रही हूँ, आप सोचिएगा ज़रूर, तब आपने किसी का टेस्ट लिया तो आप क्या सभी बच्चों की कॉपी देखते हैं? उसमें से सिर्फ कुछ बच्चों की कॉपी आप देखते हैं जिसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसकी कॉपी पढ़नी चाहिए, देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है और राइटिंग भी अच्छी है, चीज़ें भी अच्छी है, समझ में आ रही हैं। और जो बच्चा ऐसे ही लिखता है उल्टा सीधा, यार ऊपर से पढ़ लेंगे तो एक दो लाइन, नीचे से पढ़ लेंगे और नंबर रख देंगे, ऐसा होता है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा होता है कि मतलब हमें ना आकर्षित और इंटरेस्टेड बनानी पड़ेगी वो को, हाँ। कि लिखा भी इस तरीके से, ये नहीं कि आप लाल पेन, काला पेन, नीला पेन, हरा पेन ले जाएं, पेनों के भंडार लगा दें वहाँ पे, ऐसा नहीं। 2 पेन ले जाइए, काला और नीला, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको काले पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, पॉइंटों में लिखिए, ताकि पैराग्राफ पढ़ने में एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको भी बोरिंग ना लगे। पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सर ने सही कही, बुलेट पॉइंट में काम करना शुरू कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए अपनी बात। वो आपको ज्ञाता नहीं बना रहा, वो बस इतना जानना चाहता है कि जो बात मैंने उसे पूछी है उसे उसकी नॉलेज है या नहीं है। अब ऐसे जीडीपी के ग्रोथ के बारे में उन्होंने आपसे पूछा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जीडीपी की ग्रोथ पे आपको लिखना है। आप क्या पहले आप बैठ गए जीडीपी पूरी डिस्क्राइब करने? नहीं, वहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखने हैं कि आप ये काम कर दीजिए, जीडीपी में ग्रोथ होगी, किस कारण से जीडीपी गिर रही है। तो आपको जीडीपी को 2 से 3 लाइनों में, यानी कि 2 से 3 लाइनों का आप पहला ग्राफ लिखिए, उसको बता दीजिए कि जीडीपी क्या है, और बुलेट पॉइंट में काम कीजिए कि क्या ऐसे कारण रहे हैं कि हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है। ऐसे नहीं कि एक एक कारण को आप पूरी व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा। इसका नेगेटिव फर्क पड़ेगा। इसका क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें नंबर भी उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। हाँ, थोड़े से यहाँ पे स्मार्ट वाला काम करना पड़ेगा। एग्जामिनर अपने आप में समझदार है, आप छोटी सी भी चीज लिख देंगे ना कि इंफ्रा पर काम कीजिए, अपनी मूलभूत ढांचे को सुधारिए, जीडीपी ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा, वो समझ जाएगा क्या होता है मूलभूत ढांचा, किस चीज के बारे में वो कहना चाह रहा है। बिल्कुल। अब हमें ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल हम छोटे से पॉइंट में लिखा है, लिखना तो 150 वर्ड में, अब हम लिखे हैं 100 वर्ड में, तो ये भी नेगेटिव होगा। हमें इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। आपको समय सीमा, शब्द निर्धारण, शब्द भंडारण भी होना चाहिए आपके पास। देखिए ऐसे शब्द होने चाहिए जो देखने में आकर्षित लगे। बिल्कुल। और ये चीज़ आएगी कहाँ से? जब आप पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, तो अपने आप शब्द का भंडार आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये उठती है कि क्या इंग्लिश में लिखा जा सकता है? क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हमें हिंदी में आसान नहीं लगते, मुश्किल लगते हैं कि नहीं लिख पाऊंगा, या फिर वो जो एग्जामिनर हो तो क्या पता हिंदी जानता ना हो, हिंदी जानता ना हो। जैसे कोई भी आप एक शब्द ले लीजिए, मुद्रास्फीति ले लीजिए, चलिए सर ने मुद्रास्फीति बोला है, तो मुद्रास्फीति नहीं जानता वो बिल्कुल एग्जामिनर जी, तो क्या हमें वो वर्ड इंग्लिश में लिखना चाहिए या नहीं? देखिए मैम ने सही है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो इतनी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में अगर 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 नंबर में लिखना है, वो शब्दों में लिखना है, तो हमें कम से कम 2-3 वर्ड लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। जैसे कि इन्फ्लेशन जैसे शब्दों को हम लिख सकते हैं, वो भी हिंदी वर्णमाला में। अब या तो इन्फ्लेशन लिखें, और मुद्रास्फीति अगर हम लिख भी रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में कर दें इन्फ्लेशन, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ भाई मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन होता है। इस तरीके में शब्द आपको एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। या फिर हम उसको हिंदी में लिख सकते हैं इन्फ्लेशन इस तरीके से, ताकि वो समझ जाए और हमारे काम भी चल जाए। लेकिन ऐसे शब्दों का जो संख्या होगी वो बहुत ही कम होगी, 3-4 ही काफ़ी, मैक्सिमम 3 या 4। तो सर का कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल, और ऐसा ही होता है कि आप हिंदी माध्यम के हैं तो देखिए हिंदी में लिखेंगे, पर ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप एक क्वेश्चन में 2 से 3 बार शब्द रिप कर सकते हैं। आप जैसे शुरुआत कर रहे हैं मुद्रास्फीति और आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को शायद नहीं ये ना पता हो, तो आप ब्रैकेट में इन्फ्लेशन कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, नहीं तो देवनागरी लिपि में इन्फ्लेक्शन लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन लिख देंगे आप। अब आगे आप मुद्रास्फीति आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका डर भी खत्म हो जाएगा कि पता नहीं एग्जामिनर को मुद्रास्फीति का मतलब पता होगा या नहीं, क्योंकि जब वो पहले पॉइंट में देखेगा कि हाँ मुद्रास्फीति का से तात्पर्य है इन्फ्लेशन, तो वो अपने आप समझ जाएगा इन चीज़ों की कि हम क्या कहने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर हम सर इसको कंक्लूड करना चाहें तो क्या कहेंगे, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस बनी रहे, कैसे हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें एग्जामिनर रूम में, क्या दबाव कम हो, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। पहला काम होगा कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कीजिए,
शुरुआत में, फिर उनका आकलन कीजिए कि हम किस हद तक उसको जवाब दे पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उस पर ये बात ध्यान देनी चाहिए कि वो क्वेश्चन लास्ट में बन कैसे रहा है, उसको समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें साहब कि क्वेश्चन की ना फ्रेमिंग करनी है हमें, जैसे कि हम बचपन में अगर हम जानते हैं कि हम क्या करते थे कि ऐसे लिखते थे, शुरुआत में उसकी भूमिका, फिर उसमें कई सारे पॉइंट्स हो गए, फिर उसके बाद लास्ट में आकर निष्कर्ष। इस तरीके से ही अपने क्वेश्चंस फ्रेमिंग कीजिए कि शुरुआत में जैसे कि मान के चलें कि ये वाला क्वेश्चन था कि हमारे जीडीपी की समृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति, ऐसा कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। शुरुआत में मुद्रास्फीति के बारे में हल्का सा बता दो, जीडीपी के बारे में हल्की सी जानकारी दे दो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बता दो। और जो मेन अब पूछ रहा है क्वेश्चन, जो मेन भूमिका रहेगी, मेन कंटेंट होगा जो, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हल्का सा कंक्लूजन दे दो, 2-3 लाइन का, 1 लाइन का भी हो सकता है, 3-4 पंक्तियों का भी हो सकता है कंक्लूजन, ऐसी कोई बर्डन वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रमुख बात करूं तो हमें ना क्वेश्चन के जो पीछे एक शब्द होते हैं काफ़ी सारे कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, विचार कीजिए और टिप्पणी कीजिए, परीक्षण कीजिए, इस तरीके के शब्द होते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वास्तव में बनते कैसे हैं और क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन हमारे से, इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम इस समझ जाएंगे तो हमारी आंसर राइटिंग की जो राह होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात देखिए सर ने सही कही है बिल्कुल कि हमारे की पॉइंट्स ये है कि हमारे जो पीछे एग्जामिनर देता है विवेचना, अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कि जीडीपी के बारे में बताइए, जीडीपी कैसे कम हो रही है, कैसे बढ़ रही है, अगर हमें ये, और उसमें लिखा है कि पीछे समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब हमें यही नहीं पता है कि समालोचनात्मक व्याख्या में क्या पॉइंट्स लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, या फिर मिड यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स देके कंक्लूड करते हैं। हमें पता ही नहीं है विवेचना में क्या होता है, व्याख्या में क्या होता है। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर व्याख्या पूछी है तो क्या करना है, हमें आलोचना पूछी है तो क्या करना है। तो ये इन की पॉइंट्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक शब्द पर आपको डिटेल से बात करेंगे कि इस अगर ये शब्द आए तो क्या करें क्या नहीं करें। और दूसरी बात मैं आप से कहूँगी कि आप ना यूपीएससी के जो ट्रैप है, उनका जो जाल है, थोड़ा उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट मैं आपको फिर यही कहती हूँ कि उन्हें ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, परंतु स्मार्ट लोग चाहिए। ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। हाँ, मतलब कि साधारण ना हो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बिल्कुल कुछ हाँ असाधारण होना चाहिए। देखिए आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आप अपना माइंड सेट मत लगाइए, एग्जामिनर की बात सुनिए कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग कर रहा है। बिल्कुल अपने हिसाब से ना चलें। आपने रीजनिंग में देखा होगा ना, अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी वही याद आ रहा है, रीजनिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ ऐसे राउंड सर्कल वाले होते हैं, वो होते हैं सर रीजनिंग में। तो उसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मत सॉल्व कीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा है वो सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बंदर कुत्ता है, एक कुत्ता बिल्ली है, मतलब मानना पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है, वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे क्या मांग कर रहा है। यहाँ पर आप मत बनिए कि हम ये लिख दें, हम ऐसा कर दें, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, हम सारा लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आए कोई टॉपिक और वही सामने आ गया और हम लिखे जा रहे हैं। नहीं, प्लीज़ एग्जामिनर का माइंडसेट वो जितनी मांग आपसे करता है, जितनी डिमांड है आपको उसकी कि आप ये लिख कीजिए, उसको फुलफिल कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, अति मत कीजिए, अति दुर्गति हो जाती है और पता भी नहीं चलता। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो किसी विषय में तभी आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते, नहीं। जैसे बोलना एक कला है, वैसे ही लिखना एक कला है, लिखना भी एक कला है। बिल्कुल, आप कम नॉलेज में भी अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है जिसने एक सीमित एक बुक ही पढ़ी है, परंतु उसने लिखने की कला इतनी अच्छी डेवलप कर ली। उसने जैसे मान लीजिए पॉलिटी, उसने 10 बुक्स नहीं पढ़ी, उसने डीडी बसु या फिर हमारी संसद नहीं पढ़ी, कोई भी एक बुक पढ़ी है इनमें से, परंतु उसकी लिखने की कला इतनी डेवलप कर ली उसने अपने अंदर प्रैक्टिस के माध्यम से कि उसने बाकी से अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कुछ शब्द संग्रह आपके होने चाहिए जो आपके इम्पैक्टेबल लगे, आपकी आंसर राइटिंग में जान फूंकने का काम कर दें। और फिर मैंने आपसे ये बात कही थी कि थोड़ा सा आप इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि देखिए ट्रेन है, मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, ट्रेन का सबको पता है हिंदी में ट्रेन ट्रेन ट्रेन, इंग्लिश में भी ट्रेन और हिंदी में भी। अगर वहीं पर उसको लोहपत गामनी आ गया
तो शायद कम लोग समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि नहीं समझ पाएंगे, पर कम लोग समझ पाएंगे, परंतु वो भी अपनी जगह सही है। हिंदी में लोहपदगामिनी भी कहा जाता है, वो गलत नहीं है। तो अगर आप साइड में इंग्लिश देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी देख लेंगे, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम इस पे और कहना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने फिर बोलती हूँ, लिखना कला है, जी राइटिंग एक कला है, इट्स आर्ट, आर्ट है। जितनी सुंदर आप अपने शब्दों को देखिए, भावनाओं में बहकर मत कीजिएगा काम। आप अपनी कॉपी को इतनी प्रेजेंटेबल आपकी चीज़ें होनी चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए, जो आपकी आंसर राइटिंग की कॉपी चेक कराए कि भाई इसकी तो कर ही लूँ कॉपी चेक। कहते हैं ना, इतने गट्स पैदा कर लीजिए अपने अंदर, और ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से ही आपके अंदर। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर आपसे ये कहती हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। कोई एक टॉपिक हफ्ते में, मैं तो कहती हूँ शुरुआत आप हफ्ते से कीजिए जब नए नए हैं, परंतु जब जैसे ही 2 से 3 महीने बीतते हैं, आपको पर डे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एक दिन एक, फिर 2 बढ़ाइए, और साथ ही साथ वीक में आपको ऐसे पर भी काम करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना, देखिए 8 से 9 मिनट होते हैं आपके पास। 8 से 9 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, उसको फ्रेम भी करना है। आपको देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है, उसको पूछने कि क्या पूछा है इसमें, तो उसको समझ के उसको लिखना भी है, इसी 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर। तो ये कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये फिर कहती हूँ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। बस अंत में यही है कि आपको शब्द सीमा पता होनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत होनी है और कहाँ उसका एंड होना है। एग्जामिनर का माइंडसेट समझ लें कि उसकी मांग क्या है, क्या चाहता है वो आपसे, और अल्टीमेट प्रैक्टिस 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 करते रहिए। आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट यही आपकी, आप कह सकते हैं, फाइनल लिस्ट का दरवाज़ा भी है। क्योंकि अगर आप इस मेंस में बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर देते हैं तो इंटरव्यू में इतना बर्डन आपके ऊपर नहीं रहता। वो तो एक अलग बात है, उस पर अलग बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर, परंतु ये रियलिटी, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अपना अच्छे मार्क्स गेन कर लिए आपने मेंस में, तो इंटरव्यू का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। तो अल्टीमेट मैं आपसे कहती हूँ कि ये यूपीएससी का आंसर राइटिंग पे काम करना सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। ज्ञान बेशक कम हो, पर उस ज्ञान को लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है, वो कला सीख लीजिए, तो यूपीएससी पार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।